अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हमारे पास वो लेक्चर नंबर 5 है। आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, जहां पर हमारी बात खत्म हुई थी पाकिस्तान जिंदाबाद 1 2 3 लेक्चर पर। और 3 लेक्चर के बाद हमने फोर्थ में साइंस एंड साइंटिस्ट दिया था, और 5वें में आपको दोबारा पाकिस्तान जिंदाबाद, जहां पर हमारी बात खत्म हुई थी। ठीक है मेरे बच्चे, तो हमारी आखिरी बात खत्म हुई थी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गांधी एंड जिना, राइट? गांधी और जिना में क्या फर्क है? तो हेडिंग लगाते हैं, और सवाल भी हम उसके साथ साथ आपको बता देंगे इन द एंड ऑफ द लेक्चर, या व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको दे दूंगा। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 5, गांधी एंड जिना टॉक्स इन अ लास्ट अटेम्प्ट टू रीच एन अग्रीमेंट। गांधी और जिना के दरमियान कई मुज़ाकरात हुए, कई हफ्ते तक ये मुज़ाकरात चलती रही। जिना सेड दैट इंडिया मस्ट बी टू नेशन। तो जिना ने इतने में कहा इंडिया को दो हिस्सों में तब्दील होकर रहना है, नॉट वन। अब हम एक साथ नहीं रह सकते। जब ये बात जैसे ही कही तो गांधी रिप्लाइड, तो गांधी ने क्या रिप्लाई किया? दैट दिस वुड मींस रूइंस फॉर ऑल इंडिया। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि इंडिया में तबाही, बर्बादी और कुछ नहीं। वैसे भी हम पहले लड़ रहे झगड़ रहे थे, हिंदू और मुस्लिम पहले ही लड़ रहे झगड़ रहे थे। इस मामलात को सुनने के बाद ये मामलात और भी गंभीर हो गए और बहुत ज्यादा लड़ना झगड़ना शुरू कर गए। देयर कुड बी नो अग्रीमेंट या नो अग्रीमेंट बिटवीन टू मैन सो डिफरेंट। इन दोनों के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, कोई मुआहिदे नहीं हुए। कोई मुआहिदा नहीं हुआ तो डील खत्म, तो ये खत्म चले गए। अब यहां तो डिफरेंस क्या है? तो जिना के कॉलम में जिना के बारे में लिखेंगे और गांधी की कॉलम में गांधी के बारे में लिखेंगे। या तो हेडिंग बना लो जिना और गांधी, अपने साथ रजिस्टर, पेन और पेंसिल रख लो। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं क्या फर्क है। जिना वाज एन यूजुअल वेरी सीवर एंड फर्म। आमतौर पर जिना जो थे वो बहुत ही संजीदा और संजीदगी से अपनी जिंदगी बसर करते थे। वो संजीदा किस्म के इंसान थे। फोल्ड लेटेड ड्रेस, फोल्ड लेटेड ड्रेस और कपड़े, जो लिबास और मलबूस, वो बहुत ही साफ और शफाफ और नीट एंड क्लीन पहना करते थे। ये हो गई बात जिना की। अब बातें करें गांधी की, तो गांधी वो इज फैमिलियर व्हाइट धोती एंड सेट ऑन द फ्लोर। गांधी उसके अपोजिट जो है वो जाने पहचाने धोती और उसके साथ साथ व्हाइट धोती और सेट ऑन द फ्लोर, और वो जमीन में बैठा करते थे। गांधी एक अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारते थे। वो सिंपलिसिटी को ज्यादा फोकस करते, ये भी सिंपलिसिटी को, लेकिन वो कहते थे अपने माजी को नहीं भूलना चाहिए। तो वो अपने माजी को नहीं भुलाते थे, और वो चाहते थे कि अपनी जिंदगी को हम एक नॉर्मल तरीके से गुजारे। और ये भी इसी तरह से थे, वो संजीदा रहते थे। फॉर्म एक एटीट्यूड जिसे कहते हैं, बिहेवियर उनका बहुत ही ज्यादा भरमदार था। तो फॉर्म एंड सीवर, बड़े संजीदा रहने वाले, फोर्ड लेडी ड्रेस, और जैसे कि बिल्कुल कपड़े, बिल्कुल लिबास जो है वो फोल्ड नहीं होते थे, मतलब शिकन नहीं आती थी, मतलब एक वह ढंग से पहनते थे। और गांधी जो है बेसिकली ऐसा नहीं कह सकता वो ढंग से नहीं पहनते थे। गांधी के बारे में कहा, वो भी दरअसल वो फ्लोर में बैठते थे और व्हाइट धोती पहना करते थे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास, स्लाइड नंबर 2। द वन वाज अ मुस्लिम फर्स्ट एंड लास्ट। मुसलमानों की तरफ से पहले और आखिरी जो हमारे पास जो लीडर थे वो मुसलमान थे, जो कायदा था मोहम्मद अली जिन्ना थे। अगर हम दूसरी जानिब देखें तो वो हिंदू थे, लेकिन फिंगर टिप नहीं थे। दरअसल वो डबल एम कर रखा था उन्होंने। यहाँ पर किताब वालों ने अपने बारे में लिखा, ये लिखने की जरूरत नहीं, इसके क्वेश्चन जो है नोट्स में मौजूद है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गांधी एंड जिन्ना। फिर भी कुछ आपको लगे कि लिख लेंगे वो लिख लेंगे, वरना नोट्स आपके गिवन है वो मैं आपको निशान लगा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। या मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर वो मुझे पिक्चर सेंड कर देंगे, तो उसके इंपॉर्टेंस मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। बॉयज बॉयज वाले ग्रुप में, गर्ल्स गर्ल्स वाले ग्रुप में मुझे सेंड कर दो, मैं हर चैप्टर हर पोएम के इंपॉर्टेंट बता दिया करूंगा। ठीक है जी। तो कहा एक मुस्लिम थे और दूसरे हिंदू थे, एक फिंगर टिप थे और दूसरा एमएम, लेकिन मैं नहीं कहूंगा फिंगर टिप थे, लेकिन वो भी डबल एमए करे हुए थे उन्होंने। वेल व्हाट ही वांट से, एक मतलब ऐसा हुआ जिन्ना माइट हैव सेड, गालिबन ऐसा कभी कहा होगा, that word he once he said was the Hindu or the Muslim। हिंदू और मुसलमान के बारे में ऐसा कहा होगा कायदा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। किताब में लिखा तो वो मैं कह रहा हूँ। वो क्या कह रहे हैं, और ये बात बड़ी महंगी पड़ गई थी कायदा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जब इन्होंने बात की। क्या कही? वी आर डिफरेंट क्रिएचर, देयर इज नथिंग इन लाइफ दैट जॉइन अस टुगेदर। कहा कि हम दो अलग मखलूक हैं,
हम दोनों में ऐसी कोई भी खास चीज नहीं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे थे। किसने कहा? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा। लेकिन ये बात इतनी महंगी पड़ गई थी, आगे जाकर स्लाइड पे देखोगे आप, तो उन्होंने कहा, हाथ जोड़कर कहा कि माजी के जो दुश्मन हैं आज के दोस्त बन सकते हैं। आइए देखते हैं। आफ्टर द वॉर केम टू द टाइम फॉर सेवरल केम टू द टाइम फॉर द फाइनल सेटलमेंट। फिर वक्त गुजरते चले गए और फिर फाइनल सेटलमेंट की तरफ गए। When several more meeting and discussion had failed, कई मीटिंग्स, कई ऐसे मुज़ाकरात हुए लेकिन नाकाम हुए, टू ब्रिंग अबाउट अग्रीमेंट, और किसी भी मुआहदे तक नहीं पहुंच पाए। इतने में ब्रिटिश ने क्या कहा? ब्रिटेन डिक्लेयर दैट शी वाज गोइंग टू गिव फुल सेल्फ गवर्नमेंट टू द पीपल ऑफ द इंडिया एंड लीव द कंट्री बाय जून 1948। जब हिंदू और मुस्लिम दोनों जब मिलकर काम कर रहे थे अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए, तो उस वक्त इस अंग्रेज ने क्या किया था? जब देखा कि ये दोनों मिल गए हैं और हमें बाहर निकालने, तो उस वक्त अंग्रेजों ने क्या किया कि जुबैदा खाला वाला काम किया। उन्होंने क्या किया कि इन दोनों के दरमियान फूट डाल दिया। कहा कि मैं जून 1948 को मैं यहां से चला जाऊंगा और पूरी की पूरी गवर्नमेंट मेजॉरिटी को दे दूंगा। तो उस वक्त मेजॉरिटी तादाद किसकी थी? हिंदुओं की तादाद थी। तो ये बात मुसलमानों को समझ आ गई कि हम आसमान से गिरे और खजूर पर अटक जाएंगे फिर आकर। वो कैसे? कि अभी हम अंग्रेजों के चुंगल से निकलेंगे तो हिंदुओं के चुंगल में फंस जाएंगे। नहीं, हमें ऐसे आजादी नहीं चाहिए। हमें आजादी जो चाहिए दरअसल खुद की खुद मुख्तारी होनी चाहिए और खुद की हुक्मरानी होनी चाहिए, सियासी हो, माशी हो, हर लिहाज से। तो अंग्रेज ने ऐसा कहा और आपस में लड़ना झगड़ना फिर शुरू कर गए और सिविल वॉर शुरू। इतने में लॉर्ड माउंटबेटन वाज सेंट टू द इंडिया एज द लास्ट वायसराय। लॉर्ड माउंटबेटन को आखिरी वर्जा के तौर पर भेजा गया 1948 में। मतलब उससे पहले भेज दिया गया कि 1948 को कहानी कहा अनाउंस कर दिया था वहीं पर बैठे। तो उसी दौरान जब अनाउंस किया कि मैं 1948 को चला जाऊंगा, लेकिन एक वर्जा को भेजा यहाँ पर, जाओ मामला देखो, विद ऑर्डर टू फाइंड अ वे इन हैंडिंग ओवर द गवर्नमेंट, और उसकी तरह किसी तरह से रास्ता निकालो और हैंड ओवर करना है, या हैंड ओवर खुद को करना है या किसी और को करना है, मसले मसाइल का हल निकालो और गवर्नमेंट बनाओ और सेल्फ गवर्नमेंट, हैंडिंग ओवर द गवर्नमेंट, और अपने ऊपर गवर्नमेंट के प्रेशर जो है उसके हैंड ओवर करो। ऐसा भेजा गया था वहां से। तो ये सारे मामला देखे गए वहां पर। एमसीक्यूज लिख लिएगा बेटा। ये क्या लिखोगे आप? in June 1948, Lord Mountbatten was sent to India as a last viceroy. ये पॉइंट लिख लो। आखिरी के तीसरे लाइन पे लिखेंगे, सेकंड आखिरी के तीसरे और आखिरी के दूसरे लाइन पे लिखेंगे, in June 1948, Lord Mountbatten was sent to India as a last viceroy. ठीक है, ये लिखेंगे। ये कहना था और ये लड़ना झगड़ना शुरू हो गए और कहा कि किसी तरह से अपने गवर्नमेंट को अपने हैंड ओवर करो। चले भाई, देखा गया, चलते हैं। तो दिस वाज इन मार्च 1947। तो अब मैं तुम्हें बताऊं मार्च 1947 में, पर ऑलरेडी द कंट्री वाज ऑन द वर्ज ऑफ सिविल वॉर। वो हम पहले से लड़ रहे झगड़ रहे थे। ये बात कहने से और भी लड़ाई बढ़ गई। द गवर्नमेंट वाज डिवाइडेड एंड पावरलेस। इस तरह के मामला कहने से गवर्नमेंट जो हुक्मरान वो परेशान हुए और पावरलेस हो गए आहिस्ता आहिस्ता। And British officers were eager to leave a country where they were no more longer wanted. इस तरह से ब्रिटिश जो है, अंग्रेज, वो परेशान हुए और ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो अब मुल्क छोड़कर जाना चाहते थे, और आखिरकार यही हुआ और मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन उससे पहले हम अलग हो चुके थे। जब हम अलग हो गए थे 1947, अगस्त 1947 बताया जाए, लेकिन हम अलग हो गए तो हुक्मरानी फिर भी अंग्रेजों की थी हिंदुओं पर। तो फिर जब हम अलग हुए तो हम इस बात के लिए आजादी बनाते हैं कि हम आजाद हुए। फिर 1948 पर जब वो यहां से चले गए तो इंडिया आजाद हो गया और वो अपनी खुशी मनाता है अपनी आजादी पर। लेकिन वो आजाद हुआ नहीं है, उसे आजाद किया गया है, याद रखिएगा। Mountbatten quickly decided that India must be divided into two states.
तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ये फैसला कर लिया कि अब इसके दो हिस्सों में तब्दील होना है इस इंडिया को। एंड एट वंस, और आखिरकार ऐसे ही हुआ, he announced that the British would leave by August 15, 1947। उन्होंने फैसला कर दिया कि 1947 में हम चले जाएंगे, लेकिन हम उससे पहले अलग हो चुके थे। एंड हैंड ओवर देयर पावर टू द न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। फिर हम दोनों को एक एक पावर देकर यहां से निकल जाएंगे। पहले फैसला किया था एक, अब दोनों को दे दिया पावर। तो अब ये दुनिया के नक्शे पर हम पांचवी उभरती हुई कौम मुसलमान आते हैं 1947 पर। The provinces that Muslims claim must decide at once whether they wish to join Pakistan or India। हमने पहले ही क्लेम कर लिया था कि हमें कौन कौन से सूबे और कौन कौन सी जगह चाहिए। अब ये फैसला करना था कि गोया कि ये इंडिया के हिस्से पर आना है या पाकिस्तान के हिस्से पर आना है। जो हमने क्लेम किया था और वो चीजें हमें मिली भी, और ये देखने को मिला हमें। There must be no more delay। वक्त गुजारा भी नहीं। और आखिरकार कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग बोथ अग्रीड टू दिस प्लान। दोनों के दोनों, हिंदू और मुस्लिम दोनों ने इस प्लान को मुकम्मल किया। फॉर जिन्ना इट वाज अ ग्रेट विक्ट्री। और आखिरकार हम पाकिस्तान को अपने खाते पर और अपने हिस्से पर लेकर आए, जो मुसलमानों की एक रियासत बन गई, जिसमें एक छोटी सी रियासत बनी। किस तरह से? सिंध, द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, सिंध सरहद, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, सहेलट एंड ईस्ट बंगाल वर इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। हम इस छोटे से हिस्से को लेकर एक रियासत बनाते हैं जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। और आखिर में फिर दो हिस्से निकल जाते हैं 1975। 1970 से लेकर 1975 में सैलत और ईस्ट बंगाल हमारे हिस्से से निकल गए, और फिर भी पाकिस्तान ही रहा। वो ईस्ट बंगाल जाकर मशरिकी पाकिस्तान, वो बांग्लादेश में तब्दील हो गया, और सैलत भी बांग्लादेश के हिस्से पर चले गए। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 4। These made a smaller state than the league had asked for। ये स्मॉलर स्टेट थे जिसने मुसलमानों की जमात ने डिमांड किया था। Some 40 million Muslim were left in India। 4 करोड़ इंडिया में रहने वाले वो छोड़कर एक रियासत पे है जिसका नाम पाकिस्तान। But now at last it could be said the most of the Indian Muslim had a homeland of their own। फिर आखिर में अब ये कहा जा सकता है, इंडिया में रहने वाले मुसलमान अपने एक रियासत का नाम ले सकते हैं जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। तो इंडिया में रहने वाले मुसलमान ने अपनी एक रियासत बनाई जिसका नाम पाकिस्तान रखा, और जो वो कह सकते हैं कि हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान। God led his people through the tribal first year for their history। हम अलग तो हो गए, लेकिन पहला साल जो था वो मुसलमानों की जिंदगी का सबसे बदतरीन हाल था। हम अलग होने के बाद रहने के लिए छत नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, और पहनने के लिए कपड़े नहीं, काम करने के लिए काम नहीं, कत्ल गारत ज़िबाकारी के बाद जब हम यहाँ पर आए तो भूख, गुर्बती, मुफलिसी का सामना करना पड़ा। तो ये देखकर हमारे कायद वो रो पड़े, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि हम क्यों अपने घर, अपने रियासत, अपने विरासत, अपने जायदाद, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर क्यों आ गए। वो इसलिए रो रहे थे, फिर वो जाना चाहते थे वापस उस जगह पर। और इस वक्त when the country was divided, a million of people crossed the new border of their state। 6.5 million Muslims leave India। एक बदतरीन वक्त था कि एक दफा फिर शिफ्टमेंट, एक जगह से दूसरी जगह पर लोग जाने लगे, और लोग फिर एक जगह से दूसरी जगह बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे थे। उस वक्त की तादाद बताई जाती है, तो कहा कंट्री वाज डिवाइडेड, मिलियन ऑफ पीपल क्रॉस द न्यू बॉर्डर। एक दफा फिर न्यू बॉर्डर जो बना था वो एक जगह से पार करके फिर वहां से यहां पर लोग आ रहे थे। तो बताया 6.5 मिलियन, 6.5 करोड़ मुसलमान वो इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आ गए, क्योंकि वहां पर लोग उन लोगों को परेशान कर रहे थे। और आज भी कुछ लोग वहीं पर लोगों को परेशान करते हैं, मुसलमान को। फिर यहां से चंद लोग थे, एंड 5.5 मिलियन हिंदूज लिव इन पाकिस्तान। फिर ये भी बताया कि यहां से चंद हिंदू जो है वो पाकिस्तान से निकलकर वो इंडिया गए। ये देखकर the sight of these homeless people moved Jinnah to tears। ये देखकर हमारे कायद के आंखों पर आंसू है, कहा कि ये खून के आंसू थे दरअसल। Once more an angry
crowd murder and stall and burn. एक दफा फिर ये बदतरीन जो crowd एक दफा फिर लड़ने झगड़ने चीजों को जलाने, यहाँ पर लोगों को जिंदा ज़िबा कर देना, मार देना, चीजों को छीन लेना, फिर उसको फिर खत्म कर देना, बहुत बुरा हाल था। बताया गया इन सब से बच बचाकर जो लोग मारे गए बच गए, बताया गया about a half a million Muslims were killed. 50,000 मुसलमान लोग फिर मारे गए और carried away as a prisoner, और फिर चंद ऐसे लोग थे जिन्हें हिरासत में रखा गया। All this killing and destruction shock जीना, ये मारना, ये लड़ना, ये झगड़ना, ये देखकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के आंखों पे आंसू आए और उनको गहरा सदमा पहुंचा। वो ऑलवेज हेटेड वायलेंस एंड क्रूरलिटी, जो हमेशा नफरत करते थे लड़ाई झगड़े से, दूर रहना चाहते थे, मार धाड़ से, जुल्म तशद्दुद और बर्बरी से दूर रहना चाहते थे। आखिर वही हुआ। He begged for peace. मैंने आपसे कहा था ना कि एक दफा फिर ऐसा होगा, तो कहा begged for peace। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना माफी मांगने लगे इस लड़ाई झगड़े को देखकर। तो क्या कहा? begged for peace and friendship with his former enemies। अपने माजी के दुश्मन से माफी मांगना शुरू कर गए। Some nation have killed million of each other। कुछ अकवामों ने, कुछ कौमों ने आपस में एक दूसरे को मार कर लाखों लोगों को मारा। ये देखकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा? He once said, and yet an enemy of today is a friend of tomorrow। कल का दुश्मन आज का दोस्त क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने दोस्ती के लिए एक पैगाम भेजाया और दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया। और आज भी हम मुसलमान दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाते हैं, दोस्ती के लिए हम पहल करते हैं, लेकिन दोस्ती वो करना नहीं चाहते। अगर कर भी गए तो याद रखना वो हमारे दुश्मन ही रहेंगे। The Qaid was over 70। कायद की उम्र लगभग 70 साल की थी। ये एक पॉइंट लिखिएगा प्लीज। The Qaid age was over 70। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उम्र लगभग 70 साल की थी, लेकिन उससे भी ऊपर बताया गया। Worn out with his lifetime of struggle by his growing illness। अपनी पूरी जिंदगी सर्व कर दी जद्दोजहद मुशक्कत में, और आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता वो बीमारी की तरफ बढ़ना शुरू कर। The last year of his life, जब इनकी जिंदगी की आखिरी लम्हात या आखिरी साल देखे, was made set by the fate of Kashmir। एक आखिरी काम जिंदगी का जो रह गया था उनकी किस्मत, वो जो काम कश्मीर का जो मामला था, जो आज भी अधूरा है 21st सेंचुरी पे आने के बाद। The K in पाकिस्तान, वो चाहते थे कि के मतलब कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से पर आए। The news that a Hindu Maharaja was taking his Muslim subject away from Pakistan। जब मुसलमानों की तरफ से इस मौजू पर, कश्मीर पर दिलचस्पी जैसे ही जाहिर किया गया, तो उस वक्त के हिंदू महाराजा जो थे वो भी कश्मीर के मामलात को लेकर अपनी दिलचस्पी जाहिर करने लगा। The nation to which they certainly wanted to belong, और वो भी ये चाहने लगा कि वो भी ये हिस्सा मेरे पास आ जाए, लेकिन पाकिस्तान चाहता था कि ये हिस्सा कश्मीर जो है पाकिस्तान के हिस्से में आ जाए। Was fearfully blow to him। वो बगैर किसी डर और खौफ के वही चाहते थे कि वो हिस्सा अपने हिस्से पे ले आए। कौन? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। But by now he was too weak and too tired to fight anymore। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ही कमजोर हो चुके थे और बहुत ही थक चुके थे इस जद्दोजहद पर, वो मजीद वो लड़ ना सके। A dying man was again the flew to Karachi। ये मरता हुआ इंसान एक दफा फिर वो कराची आता है। पहले आए माड़ीपुर और अब आए दोबारा कराची। But this time there was no crowd to greet him। ग्रेट की जगह ग्रीट करेंगे। इस दफा कोई भी क्राउड नहीं। पहले आपने देखा कितना मजमा भरा पड़ा था, लेकिन अब कोई मजमा यहाँ पर मौजूद नहीं है। He had always kept the news of his illness to himself। वो हमेशा अपनी बीमारी के मामलात को हमेशा छुपा के रखा करते थे। That night he left
his people. और आखिरकार एक दिन ऐसा हुआ, वो अपने लोगों को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए और कश्मीर के मामलात अधूरे रह गए. And they buried him in the heart of the city where he was born. और आखिरकार उन्हें अपने इस सल्तनत के आखिरी हिस्से जो बताया गया, आखिरी जो मुकाम कराची, तो buried him in the heart of the city, कहा के शहर के दिल में दफनाया गया, इस मुल्क के दिल में दफनाया गया, that is Karachi where he was born, जहां वो पैदा हुए थे. In the heart of the nation he had made, कहा इस कौम का जो दिल कराची बनाया गया, दिल जो कराची को कहा गया, वहां उसे दफनाया गया. ये था लेक्चर नंबर 5, जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद जो आपके लेक्चर है वो मुकम्मल हो गए. इसमें किसी किस्म के जो सवाल है, जो बात रह गई है, वो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो. इवन जो सवाल आप जानना चाहते हो कि सर इनमें से कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है या फिर कौन कौन से सवाल हमें याद करने चाहिए, तो आप अपने नोट्स के एक हिस्से, मतलब क्वेश्चन आंसर, वो पिक्चर खींच कर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें. मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर लिखकर आपको वापस कर दूँ. ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा. अल्लाह हाफिज़.